आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया इस चैप्टर का फोकस पॉइंट, इस चैप्टर के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और इसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद मेसोपोटामिया का भूगोल यानी कि मेसोपोटामिया की जियोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था हमने लेक्चर नंबर 1 में। तो लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे हम शहरीकरण के महत्व से, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में फोकस पॉइंट वाले पार्ट में बताया था कि इस चैप्टर का फोकस पॉइंट क्या है। इस चैप्टर का फोकस पॉइंट 2 है। एक तो पहला तो हमारा शहरी जीवन, कि शहरी जीवन पुराने ज़माने में, पहले आज से 5,000 साल पहले यानी कि 3,000 ईसा पूर्व में किस प्रकार शहरी जीवन चलाया जाता था, शहर का जीवन कैसा होता था, शहर कैसे बसे, शहर को बनने में कौन से कारक जिम्मेवार थे। तो ये चीज़ बताना चाहता है आपका ये चैप्टर, और मेसोपोटामिया को एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट था हमारा लेखन कला, कि लेखन कला और शहर में क्या संबंध था, लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ, लेखन कला का प्रयोग किस किस चीज़ों में होता था, और शहर और लेखन कला एक दूसरे से कैसे संबंधित थे, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था। ये फोकस पॉइंट है हमारे चैप्टर्स के। तो आज के इस लेक्चर में हम शहरीकरण के महत्व को जानेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के लास्ट में बिल्कुल एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके हिसाब से शहर का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका शहर पर ही आधारित है। तो आप क्या सोचते हैं शहर का क्या मतलब होता है। तो उस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया था अंजलि यादव ने, और उन्होंने लिखा था कि शहर जहां लोगों को रोज़गार मिलता हो और ज़्यादातर संसाधन मिल सकें। तो 2 पॉइंट्स इन्होंने बताए कि लोगों को रोज़गार मिले और ज़्यादातर संसाधन मिले, और इनका ये आंसर बिल्कुल सही है। आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट आ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि शहर वो जगह जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हों, यानी कि जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा हो, एरिया कम है लेकिन लोग ज़्यादा रहते हैं। कुछ सोच रहे होंगे कि शहर वो जहाँ पर जो लोग हैं वो ऊंची जीवन शैली जीते हों, है ना, बड़े बड़े घरों में रहते हों, आलीशान उनके घर हों और बहुत सारी सुख सुविधाएं, गाड़ियाँ ये हों, शहर के लोग वो हो सकते हैं। और शहर का क्या मतलब होता है, आप में से कईयों के दिमाग में शहर शब्द सुनते ही बाजार आया हो, मार्केट का दृश्य आया हो किसी के सामने, है ना। तो आपके हिसाब से जितना आपने जाना है, जितना आपने ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है और जितना आपने स्टडी किया है, तो आप सभी के दिमाग के हिसाब से आप सभी के दिमाग में अलग अलग पॉइंट्स आए होंगे। तो जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आए होंगे वो सारे के सारे सही होंगे, कोई भी उनमें से गलत नहीं होगा। जितने भी पॉइंट होते हैं शहर को बनाने के लिए, जो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो जो भी आपके दिमाग में आए बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि हमने शहरों को देखा हुआ है। आज भी शहर हैं, पहले भी शहर थे। तो हम मेसोपोटामिया के शहरों का अध्ययन करने वाले हैं, हालांकि इस लेक्चर में तो नहीं करेंगे। आगे लेखन कला के बारे में जानने के बाद फिर आपको आएगा उरूक नगर का, उर नगर का और मारी नगर का अध्ययन। तो इन 3 नगरों के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। उससे पहले जान लेते हैं शहरीकरण के महत्व के बारे में। ओके, तो चलिए मैं एनसीईआरटी को बिल्कुल धीरे से रीड करूँगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी क्षेत्र पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या फिर दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। तो पहले इन लाइनों को डिस्कस करते हैं, आगे का बाद में पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने की जगह नहीं होते। जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि शहर वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हों। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, शहर वही जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हो। शहर की एक विशेषता क्या है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो कि मिलकर एक शहर का निर्माण करते हैं। एक विशेषता तो आपको पता ही है, सभी को पता होगी कि वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या मिलती है और जगह के मुकाबले। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक शहर में। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप एक घटना की तरह लीजिए, है ना। घटना जैसे कोई एक घटना घटती है, इंसिडेंट होता है, कोई घटना घटती है, उसके परिणाम होते हैं। इसी तरह शहर बनने से पहले एक घटना घटती है, वो घटना होती है खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होना। खाद्य उत्पादन क्या होता है, खाने योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना। मतलब जो चीज़ खाने योग्य है, जैसे कि हमारा अनाज, चावल, ये सारी खाने की चीज़ें हैं। इन खाने की चीज़ों का उत्पादन करना, इनको बनाना, यानी कि कृषि करना, खेती करना। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब कॉम्प्लेक्स हिंदी को समझ नहीं पाते। तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटे से छोटे शब्द को, नॉर्मल से नॉर्मल शब्द को आपको एक्सप्लेन करूँ। तो खाद्य उत्पादन का सिंपल सा मतलब खेती। जब खेती के अलावा दूसरी आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, आर्थिक मतलब वो चीज़ जिससे हमें पैसा मिले, हमारी इनकम हो। पहले के ज़माने में पैसे तो चलते नहीं थे, वस्तु विनिमय होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी। तो पहले के ज़माने में तो हम पैसे का अर्थ लेकर नहीं चल सकते। अब के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ कि जब कृषि के अलावा दूसरी चीज़ें विकसित होने लगती है, दूसरी आर्थिक गतिविधियाँ जिससे हमें लाभ हो, पैसे का भी हो सकता है और वस्तुओं का भी हो सकता है। अगर पहले के ज़माने की बात करें तो वस्तुओं का, और अगर आज की बात करें तो पैसों का। जब खेती के अलावा कोई दूसरी ऐसी क्रियाएं होने लगती है किसी जगह पर जिससे हमें आर्थिक लाभ हो, तब एक शहर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। कैसे? अब आप देखिए, एक गांव होता है, गांव में दो चीज़ें मेन होती है, एक तो खेती करना और एक पशुपालन करना, जानवरों को पालना। लेकिन जब इन दो चीज़ों के अलावा दूसरी चीज़ें विकसित होने लगती है, कौन सी दूसरी चीज़ें? दुकानदारी, मूर्तिकला, भवन निर्माण, घरों को बनाना, मूर्तियों को बनाना, दुकान करना, व्यापार करना, ठीक है ना, मोची की सेवा, बहुत सारी सेवा, कपड़े बनाना, उन कपड़ों को कोई बेच कोई और रहा है, उन कपड़ों को कोई और रहा है, उनके लिए सूत कोई और काट रहा है, उन कपड़ों को डिज़ाइन कोई और दे रहा है। तो इस प्रकार की जब बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ एक शहर में, एक जगह पर, ठीक है ना, एक जगह पर जब विकसित होने लगती है, तब एक शहर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। कैसे? जब इतने सारे काम होंगे, है ना, कपड़े का काम होगा, मूर्ति बनाने का काम होगा, घर बनाने का काम होगा, घर के लिए ईंट बनाने का काम होगा, फर्नीचर बनाने का काम होगा, बहुत सारे काम आप देख सकते हैं, दुकानदारी का काम होगा, व्यापार का काम होगा। जब इतने सारे काम के ऑप्शंस होंगे तो लोगों के पास रोज़गार ज़्यादा होंगे, है ना, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, लोग इनमें से अपनी मर्जी का कोई सा भी काम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो लोगों को रोज़गार मिलता है। दूसरी विशेषता क्या निकल के आई कि एक शहरी व्यवस्था में लोगों को रोज़गार मिलता है। जब खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती है, तो रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है। और जैसे ही लोगों को रोज़गार मिलता है, उनकी आय में वृद्धि होती है, मतलब उनकी इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है। और इनकम बढ़ने के साथ साथ उनके जीवन का स्तर भी बढ़ जाता है, वो अमीर हो जाते हैं। सिंपल सी बात, जीवन का स्तर बढ़ने का मतलब उनके पास आवश्यकता की हर वो वस्तु होती है जो एक उच्च जीवन शैली जीने के लिए लाभदायक हो। आई बात समझ में? जैसे मैंने आपको बताया कि जब बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे काम करने के लिए, आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे, आप किसी काम में लग जाएंगे, आपके पास रोज़गार आ जाएगा, उस रोज़गार से आपके इनकम होगी, है ना, आपकी आय वृद्धि होगी, आपको पैसे मिलेंगे, उन पैसों से आप अमीर होते चले जाएंगे, मतलब आपके जीवन का स्तर बढ़ता चला जाएगा। तो एक शहरों की विशेषता ये भी होती है कि शहर के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, यानी कि उनके पास जीवन जीने के लिए हर एक वस्तु होती है।
अब उनके पास शिक्षा भी होती है, स्वास्थ्य भी होता है, उनके पास क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर प्रकार की व्यवस्थाएं, ठीक है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति के पास वो नहीं होता है ना। तो इस प्रकार किन किन चीज़ों पर हमने डिस्कस किया। शहर में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ जैसे कि व्यापार, वस्तु विनिर्माण, विनिर्माण के बारे में आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा 10th क्लास की, ठीक है। विनिर्माण और व्यापार, ठीक है ना, और उसके साथ साथ वस्तु उत्पादन इत्यादि की जो ये आर्थिक गतिविधियाँ, सेवाएं भी इसमें शामिल है। तो जब खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होती है तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, लोग रोजगार करने आते हैं, अपना रोजगार करते हैं और फाइनली वहीं पर बस जाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। रोजगार के कारण लोगों की आय में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होने के कारण उनके जीवन का स्तर बढ़ जाता है। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया है एक पॉइंट आपको। आगे चलते हैं। आगे एक पॉइंट आता है कि इस तरह इकट्ठे रहना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। क्यों फ़ायदेमंद होता है? क्योंकि शहर के लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते शहर के लोग, ठीक है ना। बहुत सारे लोग रोज़गार करने आते हैं क्योंकि उस जगह पर रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं, और जब लोग रोज़गार करने आते हैं तो वो इकट्ठे रहते हैं। मैंने कहा ना, आते हैं, काम करते हैं और बस जाते हैं वहीं पर। तो जब इकट्ठे रहेंगे लोग तो उनका इकट्ठा रहना फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक शहर के लोग गांव के लोगों पर निर्भर है, एक शहर के लोग दूसरे शहर के लोगों पर निर्भर है, और एक शहर के लोग उसी शहर के दूसरे लोगों पर भी निर्भर है। सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर कोई भी व्यक्ति नहीं है। कैसे? आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको एक पत्थर तराशना है, आप मान लीजिए आपको पत्थर तराशना है, आपका काम है पत्थरों को तराशना। तराशना मतलब काशीकारी, उसको क्या करना, काशीकारी करना, उसकी उस पर डिज़ाइन बनाना, पत्थर पर उसको खुरेद खुरेद के, समझते होंगे इतना तो आपका काम है पत्थर को तराशना। आपको पत्थर को तराशने के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहली चीज़ तो पत्थर की ज़रूरत। अब पत्थर आप खुद नहीं बना सकते, आपको नहीं पता कौन सा पत्थर कहाँ मिलता है। अब पत्थर को ढूंढने वाला कोई और होगा, पत्थर को ढूंढने वाला कोई और होगा, उस पत्थर को चट्टान में से निकालने वाला कोई और होगा, उस पत्थर की सफाई करने वाला कोई और होगा, उस पत्थर को बेचने वाला कोई और होगा। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, तराश रहे हैं, तो पत्थर को तराशने वाला कोई और होगा। अब पत्थर को तराशने के लिए जो दूसरी चीज़ आती है वो होता है औजार। अब औजार के लिए जो धातु होती है, धातु का खनन करने वाला कोई और होगा, ठीक है ना। धातु का खनन करने वाला कोई और होगा तो धातु को संशोधित करने वाला कोई और होगा, मतलब धातु को साफ सुथरा बनाने वाला कोई और होगा। अब उस धातु को बेचने वाला कोई और होगा, उस धातु के औजार बनाने वाला कोई और होगा। अब औजार बना के उन औजारों को बेचने वाला कोई और होगा। अब आप उन औजार को खरीद लेते हैं और पत्थर को तराशते हैं। अब आप देखिए ना, आपको किन किन लोगों पर डिपेंड होना पड़ता है, और उन लोगों को जिन पर आप डिपेंड है वो किसी और पर डिपेंड है, सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ जानी, वो आत्मनिर्भर नहीं रहते अपने गांव पर। अब दूसरे गांव पर क्यों निर्भर होते हैं? एक शहर के लोग दूसरे गांव पर क्यों निर्भर होते हैं? क्योंकि शहर में खेती कम होती है, इसलिए खाने की चीज़ें तो चाहिए ना, तो खाने की चीज़ें वो गांव से लाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक शहर में एक शहर में सोना मिलता है हमें, जियोग्राफिकल कंडीशंस के बावजूद, मतलब हमें हमारी भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है शहर की, वहाँ से बस सोना निकलता है। अब आपको चांदी के लिए किसी दूसरे शहर पर निर्भर होना पड़ेगा। तो एक तो जो हमारे भौगोलिक कारक है उनकी वजह से हमें चीज़ों की आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरे गाँवों, दूसरे शहरों पर निर्भर होना पड़ता है, और हमें दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ता है क्योंकि श्रम विभाजन होता है। शहरों की एक अन्य विशेषता आती है डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन, काम का बटा होना। एक छोटा सा काम था पत्थर को तराशना, अब उस पत्थर को तराशने में कितने सारे काम निकल आए, और उन कामों को करने वाले अलग अलग लोग हैं, सब अपने काम में स्पेशलिस्ट है। अब एक ही बंदे को ये सारे काम दे दिए जाए तो वो कैसे करेगा? वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक पत्थर भी नहीं तराश पाएगा।
तो इसीलिए डिवीज़न ऑफ लेबर शहरों की मुख्य विशेषता होती है। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, जितनी भी मैं विशेषताएं बताता जा रहा हूँ उनको नोट करते चलिएगा। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है और सबसे मेन पॉइंट भी आता है, श्रम विभाजन वाला भी हमारा बहुत ही मेन पॉइंट था। ठीक है, उसको स्टार कर लीजिएगा। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का भी होना ज़रूरी है। ये पॉइंट भी मेन है। एक सामाजिक संगठन का होने का मतलब क्या है, एक संगठन क्या होता है, सामाजिक संगठन क्या होता है और सामाजिक संगठन के कार्य क्या होते हैं। सामाजिक संगठन का मेन मकसद क्या होता है, सामाजिक संगठन का मकसद ये होता है कि जो भी व्यवस्था बनाई गई है वो सुचारू रूप से चल सके, वो सुचारू रूप से चल सके। कॉन्सेंट्रेशन कीजिएगा। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है। अब मैंने आपको बताया कि हमें खाने की चीज़ें चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ खेती कम होती है, हम गांव से लाएंगे। हमारे यहाँ तो बस सोना ही मिलता है, हमें चांदी चाहिए तो हम कहीं और से लाएंगे। हमारे यहाँ ढंग की लकड़ी नहीं होती, हमें नाव बनानी है तो हम आवश्यक लकड़ी कहीं और से लाएंगे। हमें कोई ईंधन चाहिए, कोयला हमारे यहाँ नहीं मिलता तो हम कोयला कहीं और से लाएंगे। तो इतनी चीज़ें हम बाहर से ला रहे हैं, दूसरे शहरों से ला रहे हैं, दूसरे गांवों से ला रहे हैं और फिर उन चीज़ों को अपने नगर में, अपने शहर में विनिर्मित कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता की चीज़ों में उनको बदल रहे हैं। हम जब कच्चा माल दूसरी जगहों से लाते हैं तो उसको व्यवस्थित करने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। ऐसे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, ऐसा संगठन होना चाहिए, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जो उस चीज़ को रेगुलेट कर सके, उसको नियंत्रित कर सके कि हमें कितनी ज़रूरत है खाने की, कितना खाद्य हमें गांव से लाना है, कितना चांदी हमें दूसरे शहर से लाना है। इन चीज़ों को जो देख सके, उसकी व्यवस्था कर सके, उनका भंडारण कर सके, उनको स्टोर कर सके और उसका व्यापार कर सके, उसको लोगों में बांट सके, उसका वितरण कर सके। तो इस चीज़ के लिए हमें सामाजिक संगठन चाहिए। तो एक सामाजिक संगठन में क्या होता है, एक हेड होता है और उसके मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर्स को वही काम करना पड़ता है जो हेड करता है। इस तरह समझ सकते हैं कि एक शहर में एक राजा हो सकता है, एक नगर में एक राजा हो सकता है और उसकी प्रजा हो सकती है। तो इसी तरह एक संगठन, ज़रूरी नहीं किसी व्यवस्थाओं में राजा होगा, किसी में कुछ और होगा, किसी में कुछ और होगा। तो एक हेड होता है, ठीक है, एक मुखिया होता है और उसके नीचे उसके सदस्य होते हैं उस संगठन के, जो कार्य करते हैं, जो वो मुखिया कहता है। ओके, तो यहाँ तक समझ गए शहरीकरण का महत्व और शहर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आप सारी समझ गए होंगे। इसको एनसीईआरटी से रीड ज़रूर कीजिएगा। ओके, आगे आपको बहुत ही छोटे अक्षरों में यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी कि लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया के शहरों का निर्माण कब शुरू हुआ। 3000 ईसा पूर्व यानी कि आज से 5000 साल पहले कांस्य युग प्रारंभ हो गया था। 3000 ईसा पूर्व में कांस्य युग का प्रारंभ माना जाता है, यानी कि जो औजार होते थे उस वक्त वो कांसे के बनाए जाते थे। और कांसा किसके मिश्रण से बनता है, तांबे और रांगे के मिश्रण से। आपने साइंस में पढ़ा होगा अलॉयज, ठीक है ना, ब्रोंज, कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है। ठीक है, कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी मेसोपोटामिया में। जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है, हमने जियोग्राफी में पढ़ा था उसकी। तो जब दजला और फरात नदी के बीच में है, वहाँ की भूमि उपजाऊ है, वहाँ पे हमें खनिज पदार्थ बहुत ही कम मिलते हैं और ना के बराबर मिलते हैं। तो वहाँ पे हमें कांसे के औजार मिले हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि उन्होंने तांबा और रांगा बाहर से मंगवाया था, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलता था। तो बाहर से दूसरे शहरों से उन्होंने तांबा और रांगा मंगवाया था। ये भी एक शहर की विशेषता कि उसे दूसरे गाँव और शहरों पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, हमें वहाँ पे कांसे के औजार मिले हैं, इस कारण हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये धातुएं बाहर से मंगवाई होगी। और यहाँ पे कुछ जैसे कि दूर दूर से मंगाई जाती थी, बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांसे की बनी होती थी। ठीक है, तो
मेसोपोटामिया में भी यही काम था कि वहाँ पे जो चीज़ नहीं मिलती थी वो दूसरी जगहों से चीज़ लाते थे और फिर उनको अपने शहर में बना लेते थे। तो इस बारे में आप डिटेल से जानेंगे उरूपनगर, उरनगर और मारीनगर के बारे में आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। आगे चलते हैं वारकाशीर्ष। वारकाशीर्ष, इसमें भी आपको एक मूर्ति के बारे में बताया गया जो कि मेनली इनन्ना देवी की है। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 मिनट से भी कम टाइम में आप उसको देख सकते हैं, ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद देखिएगा, ठीक है। तो वारकाशीर्ष के बारे में आप देख सकते हैं, एक साइड का टॉपिक है। इसको शहरों से कैसे रिलेट करें। अब आप मुझको ये बताइएगा कि ये मूर्ति बनाई, ये संगमरमर को तराश कर बनाई गई है। संगमरमर एक पत्थर होता है जिससे हमारा ताजमहल भी बना है, आपको पता होगा। तो एक संगमरमर को तराश कर, ठीक है ना, संगमरमर को काट पीट के ये मूर्ति बनाई गई है। तो इस मूर्ति को बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़े होगी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पत्थर वाले एग्जाम्पल में बताया था कि कितने रोज़गार उत्पन्न हुए होंगे इस एक मूर्ति को बनाने के लिए, वो आप सभी जितने भी आपके दिमाग में आए कमेंट में मुझे बताइएगा। बहुत मज़ा आता है इस तरह की एक्टिविटीज़ में, ठीक है। आप अक्सर इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन माइंड को तेज़ करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती है। इस मूर्ति को बताइए बनाने में किन किन रोज़गारों का सृजन हुआ होगा, कितने सारे काम निकल के आए होंगे, हमें कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ी होगी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मूर्ति के बारे में नॉलेज लेनी है तो वारकाशीर्ष की एक शॉर्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, लेक्चर ख़त्म होने के बाद देख लीजिएगा। शहरों में माल की आवाजाही, अब मैंने आपको बताया शहरों की एक विशेषता क्या होती है। वहाँ पर माल, जो कच्चा माल या फिर जो चीज़ें हैं वो दूसरे शहरों या नगरों से आती हैं। इसका मतलब अब एक और विशेषता शहरों में आप जोड़ दीजिए कि शहरों के विकास हेतु परिवहन जरूरी होता है, क्योंकि चीज़ें दूसरी जगह से आनी हैं। शहर के अंदर भी परिवहन की ज़रूरत होगी और दूसरे शहरों और अपने शहर के बीच में जो परिवहन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमें चीज़ें ले जानी लानी तो पड़ती है। तो इसीलिए परिवहन बहुत ही ज़रूरी होता है। परिवहन क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाना। अब आप गांव से खाने की चीज़ें मंगा रहे हैं तो वो लानी तो पड़ेगी ना, चाहे आप बैल में रख के लाए, बैलों पे लाद के लाए, गधों पे लाद के लाए, या पैदल अपने हाथ में लाए, कैसे भी लाए, आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले के ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी, बस नहीं होते थे, ट्रक नहीं होते थे, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे लोग परिवहन करते थे, जानेंगे इसी कॉलम में। मेसोपोटामिया के खाद्य भंडार चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। मैंने आपको बताया कि वो उपजाऊ क्षेत्र था, कृषि ज़्यादा होती थी, खनिज वहाँ पर नहीं मिलते थे, धातुएं वहाँ पर नहीं मिलती थी। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। लोग आभूषण भी पहनते थे, मोहर भी बनाते थे, औजार भी बनाते थे, लेकिन पत्थर भी कम थे और धातुएं भी कम थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ियाँ, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई ख़ास नहीं होती थी। जैसे कि आपने जियोग्राफी में पढ़ा कि जो इराक है वहाँ पे खजूर के पेड़ ज़्यादा है, खजूर और पोपलार के पेड़। लेकिन जो ये दोनों ही पेड़ है, खजूर और पोपलार, इनकी लकड़ी की कोई चीज़ें अच्छी नहीं बनती, नाव वगैरह अच्छी तरीके से नहीं बनाए जा सकती, ना ही हम पहिए इनके बना सकते। बैलगाड़ियों के जो पहिए होते हैं लकड़ी के बनते थे, पत्थरों के बनते थे पहले, अब तो टायर आ गए हैं, लेकिन पहले पत्थरों और लकड़ियों के बनते थे। लेकिन जो पोपलार और खजूर की लकड़ी है वो इसके लिए उपयुक्त नहीं थी, तो लकड़ी भी उनको बाहर से मंगवानी पड़ती थी। और औजार पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु भी उपलब्ध नहीं थी, कोई भी मेटल वहाँ पर नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी। सीपी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा। सीपी एक समुद्री जीव होता है जिसके अंदर से हमें मोती निकलता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, फेसबुक पे भी वीडियोज़ आती रहती होंगी कि एक समुद्री जीव होता है, लोग उसको पालते हैं और उसमें से मोती निकलता है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते होंगे। तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के जो देश हैं वहाँ से इन चीज़ों को मंगाते होंगे। कौन सी? लकड़ी, हमारी जितनी भी धातुएं हैं और हमारे खनिज और हमारे पत्थर, ये चीज़ें ईरान, तुर्की और खाड़ी पार के देशों से मेसोपोटामिया के लोग मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। अब शहरों में क्या होता है, हम कैसे चीज़ें खरीदते हैं, हम तो पैसे दे देते हैं,
और चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन पहले पैसे नहीं थे, इतने साल पहले, 5000 साल पहले पैसे नहीं थे, तो वहाँ पे वस्तु विनिमय होता था। उन्होंने उनसे धातु ली, मेसोपोटामिया के लोग ने उनसे धातु ली और अपने खाने की चीज़ें उनको दे दी, अपने खाद्य उत्पाद। अब कपड़े भी जो वो बनाते थे, क्योंकि कपास उगाई जाती है फिर उसके कपड़े बनाए जाते, तो कपड़े भी बनाता था मेसोपोटामिया। तो कपड़े और कृषि जन्य उत्पाद, कृषि से जन्मे उत्पादों को, चीज़ों को वो उनको दे देते थे, क्योंकि वहाँ की भूमि अनुपजाऊ थी, वहाँ पे खनिज थे, चट्टानें थी, बंजर भूमि थी, तो वहाँ पे खेती नहीं होती थी, वहाँ पे पत्थर ज़्यादा थे, ठीक है ना, धातुएं ज़्यादा थी, तो उनसे धातुएं ले लेते थे, अपने खाने की चीज़ें दे देते थे। तो वहाँ पे इस तरह व्यापार होता था। इसी चीज़ के कारण शहरों का विकास हुआ, लेन देन के कारण। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती की बहुत ही कम गुंजाइश थी, मैंने आपको बताया है। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान संभव होता था जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो या विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। बताया था शहरों की विशेषता में कि शहर में सामाजिक संगठन का होना ज़रूरी है। दोनों जगह ये चीज़ ज़रूरी थी कि वो कितनी चीज़ भेज रहे हैं इसको भी कोई देखे, यहाँ से मेसोपोटामिया से वहाँ पर कितनी चीज़ जा रही है इसको भी कोई देखे। तो दोनों तरफ से सामाजिक संगठनों का होना ज़रूरी था। ये शहरों की विशेषता सारी पूरी होती जा रही है, आप ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की सबसे पहले शुरुआत की। ओके, शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शहरों में एक अन्य विशेषता क्या जोड़ लीजिए कि वहाँ पर परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला ले जाना बहुत कठिन होता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। इसके लिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों के माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी महत्वपूर्ण थी। अब हमने जान लिया कि परिवहन ज़रूरी होता है। परिवहन ज़रूरी होता है शहरी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि वहाँ पर मालों की आवाजाही होती है। अब बात करते हैं कि मेसोपोटामिया में लोग किस परिवहन का यूज़ करते थे। गाड़ियाँ नहीं होती थी, बसेस नहीं होती थी, ट्रक्स नहीं होते थे, रेलवे नहीं होती थी, तो कौन सा परिवहन यूज़ करते थे? या तो उनके पास ऑप्शंस थे, या तो बैलों पर लाद के ले जाएं बैलगाड़ियों में, या फिर जल परिवहन का यूज़ करें। दो ऑप्शंस थे उनके पास सिर्फ, या तो स्थल मार्ग का प्रयोग करें या फिर जल मार्ग का प्रयोग करें। स्थल मार्ग में गाड़ियां तो थी नहीं, तो पशुओं पर लाद कर ले जा सकते थे, और जल मार्ग में नाव पर। अब जब वो पशुओं में लाद के ले जाते, पशुओं के ऊपर लाद के ले जाते, तो वो खर्चीला पड़ता। क्यों? क्योंकि अब जानवरों को खाना भी तो खिलाना पड़ेगा, चारा भी खिलाना पड़ेगा, वो बीच में रेस्ट भी लेंगे। जानवर होते हैं, उनमें भी ज़िंदगी होती है, बीच में वो रेस्ट भी लेंगे, थक भी जाएंगे। बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते थे, बोझ भी होता था, तो टाइम भी ज़्यादा लगता था, खर्च भी ज़्यादा आता था। तो इसलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने जल मार्ग को चुना। जो फरात नदी थी उसकी छोटी छोटी जलधाराएं, उनके माध्यम से वो एक जगह से दूसरी बस्ती में जाते, ठीक है ना। अब नाव में कोई खर्चा नहीं आता, ना ही नाव को आपको कोई चारा खिलाना, ना ही नाव में कोई मोटर लगाने की ज़रूरत, क्योंकि वो तो हवा के साथ, पानी के बहाव के साथ बहती चली जाएगी। आप देख लीजिए कि उस गांव की तरफ इस जलधारा का बहाव है, तो बैठिए और वो अपने आप हवा और पानी आपको लेके चला जाएगा। ना आपको कोई चारा खिलाना, ना आपको बीच में कहीं रुकना, तो वो फास्ट भी होता और सस्ता भी होता। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने जल मार्ग को चुना, और जल मार्ग फरात नदी के माध्यम से हो पाता था। फरात नदी की छोटी छोटी जलधाराओं के
माध्यम से, और जो मारी नगर के बारे में आप आगे पढ़ेंगे उससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो ये थी शहरों की कुछ विशेषताएं, ठीक है। अब इन शहरों की विशेषताओं को हम आगे जो नगरों के बारे में पढ़ेंगे, उरूक नगर, उर नगर और हमारा मारी नगर, और छोटे छोटे 2-4 और नगर आएंगे, उनके माध्यम से हम इन सारी विशेषताओं को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पक्का पता है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। थोड़े से भी मत हिचका कीजिए डाउट पूछने में, ठीक है। आपके डाउट, आपका काम ही डाउट पूछना है असल में, ठीक है। तो डाउट ज़रूर पूछिएगा अगर कोई होता है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।